ठीक। हेलो एवरीवन। एमपीपीएससी में आंसर राइटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ऑफ 2024, इसके ऊपर आज हम लोग थोड़ी देर बात करने वाले हैं कि क्या नए सिलेबस में आंसर राइटिंग का इंपॉर्टेंस बढ़ा है। अगर हम लोग सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की बात करते हैं तो चाहे पुराना सिलेबस हो चाहे नया सिलेबस हो, आंसर राइटिंग हमेशा ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इसकी नीड इसलिए होती है क्योंकि सबसे ज़्यादा एक जो चीज़ देखी जाती है पेपर छूटना, पूरा पेपर कंप्लीट ना होना। जैसे कि एमपीपीएससी के चाहे सिलेबस की बात करें या चाहे पेपर की बात करें तो लेंदी पेपर रहता है थोड़ा सा, और 3 घंटे में पेपर छूटता ही है। तो इम्पॉर्टेंस सबसे बड़ा ये होता है कि अगर आप आंसर राइटिंग कर चुके होते हो, आंसर राइटिंग मतलब एक बार आप अपना पूरा सिलेबस कर चुके हो और उसी सिलेबस में से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस निकाल के उनके ऊपर लगातार फॉर्मेटिंग करना, लिखना, उनको एक तय समय में लिखना कि 3 मिनट में मैं कितना लिख पा रहा हूँ, 4 मिनट में कितना लिख पा रहा हूँ, 40-40 मिनट के टाइमर लगा के लिख के देखना कि क्या मेरा पेपर कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसी को आंसर राइटिंग कहा गया। लेकिन अगर इसको देखें तो इसके बहुत सारे मायने हो सकते हैं। कई लोग इसको टेस्ट सीरीज के थ्रू करते हैं, कई लोग इसको अपने खुद के पर्सनल बेसिस पे करते हैं, कई लोग इसको डेली आधे घंटे 1 घंटे करते हैं। लेकिन वो कैसे भी करिए, लेकिन इंपॉर्टेंस ये है कि ये होना बहुत ज़रूरी है। क्यों, क्या होता है कि सिलेबस तो पूरा याद कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन वहाँ पे क्या होता है जो चीज़ दिखाना है वो आ ही नहीं पाती, हम लिख ही नहीं पाते। हाँ, हाथ जाम हो जाता है क्योंकि दिमाग में तो है लेकिन वो कॉपी पे नहीं आ पाती। और एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि देखा गया है कई लोगों को बहुत कुछ आता है लेकिन वो सेलेक्ट नहीं हो पा रहे, सिर्फ ये लैक ऑफ आंसर राइटिंग की वजह से। तो ज़्यादा से ज़्यादा आंसर लिखने की कोशिश करिए। और नए सिलेबस की तो डिमांड भी ये है कि आपको आंसर राइटिंग इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अब अगर हम पुराने सिलेबस में देखते हैं तो ऐसा कहा जाता था कि जो सिलेक्शन है 3 मार्कर और 11 मार्कर कराता है, लेकिन नए सिलेबस में ऐसा दिख रहा है कि सिलेबस जो सिलेक्शन है वो आपका 7 मार्कर कराएगा। तो 7 मार्कर में आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, और अगर आपको 11 मार्कर भी तो कंप्लीट करने हैं, उसमें नंबर कम कर दिए लेकिन वर्ड लिमिट उतनी ही रखी है। तो थोड़ा सा यहाँ पर हमको एक ये कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है। नए सिलेबस में अगर आप देखोगे तो वर्ड लिमिट बढ़ी है। क्यों बढ़ गई? देखो, 11 मार्कर में तो वर्ड लिमिट 200 थी, अभी भी 10 नंबर है, वर्ड लिमिट 200 है। पहले 3 मार्कर है, वर्ड लिमिट वही 15-20 शब्द थी, अभी 2 मार्कर कर दिया लेकिन वर्ड लिमिट वही 15 से 20 शब्द है। लेकिन जो पहले 5 मार्कर हुआ करता था उसकी वर्ड लिमिट 50 थी, अब उसको 7 मार्कर करके वर्ड लिमिट उसकी 60 कर दी, जिसमें 60 से 70 तक बच्चा लिखता है। तो वहाँ पे हर क्वेश्चन में 10 शब्द बढ़ा दिए उन्होंने। अब इसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन लोगों को ये कि मेंटली या साइकोलॉजिकली ये दिख रहा है कि अब हमको थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ेगा। किसने? जो आपके 7 मार्कर क्वेश्चन हैं। तो आप मान लीजिए कि आपको हर पेपर में अगर आप देखोगे तो आपके कम से कम 100 से 150 वर्ड्स तो बढ़ा दिए एमपीपीएससी ने। तो 100 से 150 वर्ड्स आपको हर पेपर में बढ़ गए तो टाइमिंग भी आपको बढ़ानी पड़ेगी, पेपर मतलब छूटना तय है। अगर आपने आंसर राइटिंग नहीं की तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस तो ये कि अगर पेपर कंप्लीशन करना है, अगर आपको अपना पेपर कंप्लीट करना है तो आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। दूसरी एक बात होती है कि पेपर कंप्लीट के साथ साथ आंसर राइटिंग का एक और महत्व आप देखोगे नए सिलेबस के अनुसार कि हिंदी के पेपर का टाइमिंग अब 2 घंटे का कर दिया है। हिंदी मीडियम वालों को तो बहुत अच्छा हो गया, एज मिल गया, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों का वो पेपर अभी भी 2.5-3 में होता था। तो कहीं ना कहीं अब ऐसा लगेगा कि हिंदी का पेपर भी छूटेगा अब इंग्लिश मीडियम वालों का। निबंध का तो छूटता ही छूटता था, वो अब और बड़ा कर दिया तो और छूटने के चांसेस है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पेपर 1, पेपर 2, 3 की तो आंसर राइटिंग कर रहे हैं, लेकिन पेपर 5 और पेपर 6 की आंसर राइटिंग अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। बेसिकली अगर हम देखें सबसे ज़्यादा किसके लिए? इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। और पिछले कुछ सालों में देखा गया, कुछ लोग बोल रहे हैं हमारे मेंस बहुत अच्छे आ रहे हैं, पेपर 1 अच्छा आ रहा है, 2 अच्छा आ रहा है, 3 भी अच्छा आ रहा है, हिंदी भी अच्छा आ रहा है, हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? हो सकता है कि आपकी वर्तनियाँ गलत होती होगी, बहुत सारी चीज़ें गलत, और आपका निबंध का कट ऑफ ही क्लियर नहीं होता होगा, 40 नंबर भी नहीं आ पा रहे होगे निबंध में, 35, 37, 38 पे अटक जा रहे होगे। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपका मेंस नहीं निकल पा रहा, कि हो सकता है निबंध का पेपर का कट ऑफ ही नहीं क्लियर हो पा रहा होगा, एक रीज़न तो ये। तो और नए सिलेबस में तो क्या इन्होंने अब टाइमिंग कम कर दिया है, हिंदी का पेपर अब 2 घंटे का हो गया, तो आपको हिंदी डेली बेसिस पे लिख के देखनी है, क्योंकि छोटी की मात्रा या बड़ी की मात्रा में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं उनको। लेकिन एक एज भी मिला है कि ट्रांसलेशन का जो नंबर्स है वो अभी भी इतने ही, और ऊपर से और पारिभाषिक शब्दावली के नंबर बड़े हैं, तो एक कहीं ना कहीं एज भी मिलता है। दूसरी चीज़ है कि पेपर कंप्लीट करने का इंपॉर्टेंस आपको अगर यहाँ से देखोगे, आंसर राइटिंग जो है आपका पेपर कंप्लीशन करवा देता है, और जब आपका पेपर कंप्लीट होता है तो अगर एवरेज मार्किंग भी हुई तो आप उस स्लॉट में आ जाते हो कि आपका इंटरव्यू कॉल तो बनेगा ही बनेगा पहला।
दूसरी बात यहाँ से देखते हैं कि अगर आप आंसर राइटिंग करते हो तो आपकी हैंड राइटिंग अपने आप सुधरने लगती है। अगर आप आंसर राइटिंग करते हो तो आपकी हैंड राइटिंग अपने आप सुधरने लगती है। जैसे मैं डेली डेली लिख रहा हूँ, मुझे दिख रहा है मेरा एच गलत बनता है, मेरा ए गलत बनता है, मेरा जी गलत बनता है। तो अगर मैं रेगुलर आंसर राइटिंग कर रहा हूँ तो मुझे समझ में आएगा कि मुझे इस वर्ड को सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है मैं जब वहाँ लिखूंगा, क्योंकि एमपीपीएससी में कॉपी स्कैन होती है ना कि फिजिकली चेक होती है, स्कैन होकर कंप्यूटर स्क्रीन पे जाती है, फिर वहाँ पे डिजिटल चेकिंग होती है कॉपियों की, तो वो डिजिटल पेन से चेकिंग करते हैं। तो आपकी कॉपी जो आप लिखते हो पूरा स्कैन होके जाता है ऊपर। तो हो सकता है कि आपकी राइटिंग का थोड़ा बहुत प्रभाव, ऐसा भी नहीं बोल सकते बहुत ज़्यादा प्रभाव है, लेकिन थोड़ा बहुत तो है। तो राइटिंग थोड़ा सा आप सुधारने की कोशिश करिए। और ये कैसे होगा, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग करोगे डेली, अगर आप 20 मिनट 25 मिनट 40 मिनट लिखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार स्टार्टिंग में तो मैं अच्छा लिखता हूँ, बीच में ठीक लिखता हूँ, आखिरी में बहुत ही ज़्यादा गंदी कर देता हूँ राइटिंग। अब यही चीज़ अपना आंसर राइटिंग नहीं की और आप ये सीधा मेंस में करके आओगे तो आपको लगेगा यार वो आखिरी के 11 मार्कर या 10 मार्कर तो इतने गंदे लिख के आए, उसको भी पढ़ने समझ नहीं आएंगे। लेकिन आपने यहाँ आंसर राइटिंग करते 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 अपने लेवल पे जब उसको सीख लिया तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, मुझे बराबर समय देखे करना है। जो 2 मार्कर है उसमें भी स्पीड रखना है, 7 मार्कर में रखना है, 10 मार्कर में भी ऐसा लिख के आना है कि उसको समझ में तो आए, पेन इतना ज़्यादा भी नहीं घिसना है। इसी के साथ एक और होता है, जब आप आंसर राइटिंग करते हो तो आपको एक और चीज़ समझ में आती है कि पेपर कंप्लीशन में क्या पॉइंट में पेपर लिखना कहीं ज़रूरी है। हम देखते हैं ना, कई लोग पॉइंट्स में आंसर लिखते हैं, कई लोग पैराग्राफ में आंसर लिखते हैं, और कई लोग हम लोग देखते हैं कि कई जो लोग हैं वो फ्लो चार्ट में आंसर लिखते हैं। कैसे आंसर लिखते हैं, फ्लो चार्ट में आंसर लिखना पसंद करते हैं, और कई लोग डायमेंशंस खोल खोल के आंसर्स लिखने को पसंद करते हैं। और अब यहाँ से ये चीज़ आप सोचो कि आप सीधे एग्जाम में जाओ और आप ये चीज़ कर लो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर आपने आंसर राइटिंग नहीं की है तो आपको नहीं समझ में आएगा कि मुझे किस क्वेश्चन में एमपी का मैप बनाना है, मुझे किस क्वेश्चन में इंडिया का मैप बनाना है। आपको यही समझ नहीं आएगा कि अगर आपके मेरे पास इतना बड़ा पेज है तो मुझे उस पेज में मैप यहाँ बनाना था, यहाँ बनाना था, या बीच में बनाना था, ये समझ ही नहीं आता है। यही क्लियर नहीं हो पाता कि मुझे मैप कहाँ बनाना था उस पेज में। एक तो ये, तो जब हम आंसर राइटिंग करते हैं डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या आपके डेली कुछ आवर्स निकाल के, तो उसमें आपको समझ में आता है कि मैंने यार ये मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एमपी लिखा, इसका मैप तो मैंने बहुत गलत जगह बना दिया, इसका मैप मैंने दूसरे पेज पे बना दिया। ये आपको लिखते लिखते आएगा। आप खुद अपनी कॉपी देखोगे तो आपको लगेगा ये फॉर्मेटिंग अच्छी लग रही है, मैप को ऊपर जाना था, फ्लो चार्ट को आना था, इसमें कुछ ज़्यादा ही डायग्राम बना दी, इसमें पॉइंट में आंसर होना था, इसमें छोटे छोटे पैराग्राफ बन सकते थे। तो आंसर राइटिंग से आपको ये चीज़ पता चलती है। आपको किसी के पीछे घूमने की जरूरत नहीं है कि भैया हमको ये बता दो, दीदी हमको ये बता दो, आप कैसे लिखते वो कैसे लिखते। आपको ये अपने आप समझ में आ जाएगा कि कॉपी में चीज़ें कहाँ मैनेज करनी है, किस तरीके से मैनेज करनी है। जब तक हम खुद से ही नहीं करेंगे तो हमको समझ कैसे आएगा। हाँ बिल्कुल, रेफरेंस के लिए दूसरों की कॉपी देखिए, टॉपर्स की कॉपी देखिए, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते कि कहाँ वो फ्लो चार्ट देते थे, कहाँ वो करते थे, उसका बिल्कुल रेफरेंस लेना है हमको। लेकिन हम अपना बहुत ज़्यादा समय लोगों के पीछे घूमने ना बिता दे, हम उस समय को यहाँ दे दे कि मुझे किस तरीके से फ्लो चार्ट बनाना है। पता ही नहीं, क्वेश्चन उसने पूछा व्हाट आर द कॉजेज ऑफ माल न्यूट्रिशन इन एमपी। अब वहां पर वो समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे पॉइंट्स कितने खोलना है। चलो किसी ने तुमको फॉर्मेट ही बता दिया, लेकिन तुमको कंटेंट ही नहीं पता, तुमको पॉइंट्स ही नहीं पता, फ्लो चार्ट कैसे खोलना है तुमको पता होना चाहिए। सोशल कॉज हो सकते हैं, इकोनॉमिकल कॉज हो सकते हैं, कई सारे कॉजेज हो सकते हैं, तो हेल्थ कॉजेज हो सकते हैं। तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आंसर राइटिंग के थ्रू समझ में आती है। फिर एक और चीज़ है कि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस जो आंसर राइटिंग में आपको दिखाई देता है कि जो एरर होता है, एरर करेक्शन करना आप सीख जाते हो। कई बार क्या होता है, ऐसे चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, या कोई टॉपर भी हो, जब भी हम लिखते हैं तो कई बार कुछ वर्ड्स हमारे छूट जाते हैं बीच में। हो सकता है मैं एरर लिख रहा हूँ, जैसे हम लोग इंग्लिश में कमिटी लिखते हैं, वो कमिटी का आखिरी के एक आधी टी छूट जाता है, स्पीड में लिखते लिखते कोई वर्ड छूट जाता है। अब ये सीधे क्या आप चाह रहे हो कि आपने वो इतनी मुश्किल से 81 नंबर ला के कट ऑफ क्लियर किया है और आप सीधे गलती मेंस में करो, तो इस गलती को मेंस में नहीं करना हो। या तो फिर आप जो अगला मेंस लिखोगे 24 वाला, उसमें तो मैं बोल रहा हूँ कि 24 में तो स्पीड बहुत बढ़ानी पड़ेगी नए सिलेबस में, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा इन्हांस किया है उन्होंने, वर्ड लिमिट बढ़ा दी है, आपको थोड़ा सा स्पीड तेज करनी पड़ेगी। अभी ये जो सिलेबस था इसमें आंसर राइटिंग इतनी भली महत्वपूर्ण नहीं थी, टाइमिंग का नहीं था, पेपर कंप्लीट हो जाता, लेकिन अब पेपर लेंथी हो गया है, लोग भर भर के लिखने वाले हैं, तो आपको थोड़ा सा भर भर के लिखने का मतलब है वर्ड लिमिट बढ़ गई है, तो आपको लिखना तो पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से एक ये चीज़। दूसरी बात है एरर करेक्शन, आप आंसर राइटिंग से अपने आप सीख जाओगे कि यहाँ ये गलती नहीं करना है यार, इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि देखो 7 मार्कर में इतना इंट्रोडक्शन मैटर ही नहीं करता। 7 मार्कर में हमेशा मेन बॉडी ज़्यादा मैटर करती है। इंट्रोडक्शन एक लाइन का लिख दिया बहुत है, एक लाइन का कंक्लूजन लिख दिया, लेकिन मेन बॉडी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। आपको 11 मार्कर या 10 मार्कर में समझना ज़रूरी है कि जब मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ तो वहीं पर मुझे आंसर को खोलना है। कि जैसे अब मैं लिख रहा हूँ कि ट्रेंड्स ऑफ इंडियन इकॉनमी,
मान लो क्वेश्चन आ गया कि डिस्कस द ट्रेंड्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जब मैं ट्रेंड्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी खोल रहा हूँ तो वहीं पे मैं फ्लो चार्ट में बता दूं कि मैं किन किन पर्सपेक्टिव से, पॉवर्टी के पर्सपेक्टिव से, एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से, फॉरेक्स रिजर्व के पर्सपेक्टिव से, जीडीपी के पर्सपेक्टिव से, इंटरनेशनल ट्रेड के, बैलेंस ऑफ पेमेंट के, मैं किस पर्सपेक्टिव से इस पूरे आंसर्स को लिखने वाला हूँ, तो आप वहीं पे इंट्रोडक्शन में उसको फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में बता सकते हो। एक तो ये सारी चीजें, तो इन सभी चीजों को आप कहाँ कर सकते हो, जब आप आंसर राइटिंग करते हो। तो ये आंसर राइटिंग का इंपॉर्टेंस है। अगर आप मेंस में देखोगे और अगर आपने इन चीज़ों को थोड़ा सा कर रखा है, आंसर राइटिंग कर रखा है, तो आपका पेपर कंप्लीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। आपकी हैंड राइटिंग अपने आप इंप्रूव हो जाएगी, आपकी फॉर्मेटिंग अपने आप आएगी, कहाँ पॉइंट देना है, कहाँ पैराग्राफ, कहाँ फ्लो चार्ट, कहाँ डायमेंशंस खोलना है, कहाँ मैप देना है। आपके एरर करेक्शंस आप यहीं कर लोगे। एरर करेक्शन मतलब वही कि कहाँ डायग्राम को हमको देना है, कहाँ स्पेलिंग गलत हो रही है बार बार, फ्लो चार्ट ज़्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन तो नहीं हो रहा, ज़्यादा बड़ा कंक्लूजन तो नहीं हो रहा, कहाँ नंबरिंग करनी है, कहाँ पॉइंट देना है, कहाँ पॉइंटर्स देना है। ऐसे जितने भी जो आपके छोटे मोटे इफ एंड बट्स के जो डाउट होते हैं वो सारे आपके आंसर राइटिंग से लगभग सुधरते हैं। एक तो ये सारी चीज़ें। दूसरी बात है कि अगर आप आंसर राइटिंग नहीं करते हो तो आप एंड समय पे शेल में जाने लगते हो, नेगेटिविटी आने लगती है कि बताओ पढ़ तो बहुत लिया लेकिन आंसर राइटिंग नहीं हो पाई। और अभी ये सबसे उचित समय है आंसर राइटिंग करने का, क्योंकि प्रीलिम्स में बहुत समय है, 28 अप्रैल को प्रीलिम्स है। और अभी से आप प्री पढ़ने ही बैठ जाओगे तो कोई नहीं पढ़ता। दिन भर चाय की दुकान पे घूमते, लाइब्रेरी में आधे घंटे बैठते, फिर आधे घंटे बैठ के बाहर घूमते, फिर दोस्तों के साथ घूमने चले आते, चाय की दुकान पे 4-4 घंटे टाइम पास करते, कोई मतलब की बात नहीं। उससे अच्छा आप आंसर राइटिंग कर लो, अभी समय है। आप कम से कम फरवरी तक आंसर राइटिंग करिए। मार्च और पूरा अप्रैल 2 महीना आपको लग के मिलेगा मेंस पढ़ने के लिए। कम से कम हम नहीं हो रहा तो 20 फरवरी तक आंसर राइटिंग करें, ताकि हमारे पास चलो भाई 2.5 महीना उधर मेंस पढ़ने को, प्री पढ़ने को मिल जाएगा 2.5 महीने। और आंसर राइटिंग आपने की है तो मेंस पूरा पढ़ तो लिया, और ज़्यादा फोकस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 पे कर दो। सोशियोलॉजी वगैरह मत पढ़ो। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमको प्री ओरिएंटेड अप्रोच रखना है तो सोशियोलॉजी पे फोकस मत करो। आप पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में जो आपके प्री के जो टॉपिक है, जो प्री और मेंस में कॉमन है, उसकी आंसर राइटिंग कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अभी समय ये कहता है कि आपको उन मेंस के उन टॉपिक्स को करना है जो प्रीलिम्स के सिलेबस में भी, और उसके ऊपर आंसर राइटिंग, फॉर्मेटिंग, कंटेंट एक जगह इकट्ठा करते चले आइए। और जहां से हमको कमी दिखी पिछली बार प्रीलिम्स या मेंस में, उस कमी को दूर करें। तो इतना काम आपको करना है आंसर राइटिंग के रेफरेंस से, जो आपकी आंसर राइटिंग को कहीं ना कहीं बहुत ऊपर ले आएगा। और जो कमी हो जाती है कि हमने मेंस में क्या कमी कर दी, तो ये सबसे बड़ी कमी होती है मेंस से। क्योंकि एक बार प्री निकल गया ना तो फिर आपके सामने प्रेशर आता है, 2 महीने बचे हैं, मैं पढ़ूं या आंसर राइटिंग करूं। फिर आंसर राइटिंग का उतना आदमी समय नहीं निकाल पाता। वो सोचता है कि यार इस पहले पढ़ तो लूँ तो मैं एग्जाम में तो लिख ही दूंगा। तो इसलिए आंसर राइटिंग अभी कर लीजिए। एक तो ये, तो पहला ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको आंसर राइटिंग समझना है। और दूसरी बात है कि नए सिलेबस को देखते हुए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है आपके 2024 के सिलेबस के अकॉर्डिंग आंसर राइटिंग। ठीक, आंसर राइटिंग करने का अगर तरीका, अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं देना चाहते, अगर आपके पास समय नहीं निकल पा रहा है, आप घर पे करना चाहते हो, आप इंदौर में नहीं हो, आप ऐसी जगह आप जो जॉब करते हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। कई लोग जॉब करते हैं, कई लोग अब नहीं यार उब चुके हैं, पुराने कैंडिडेट, अब नहीं जाना टेस्ट सीरीज देने। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग घर पे भी तो कर सकते हैं कि डेली हम लोग एक टाइमर निकाल ले, है ना, कि डेली हमको 2 मार्कर के 10 क्वेश्चन लिख लो, है ना। टाइमर लगा लो कि यार इसको मुझे किसी भी हाल में 12 मिनट में, 10 मिनट में कंप्लीट कर देना है। अभी स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ, है ना। एक 7 मार्कर के 2 क्वेश्चन लिख लो, इसको मुझे किसी भी तरह के 7-8 मिनट में कंप्लीट करना है ना। एक आपका 10 मार्कर लिख लो जिसको मुझे आराम से 9 मिनट में कंप्लीट करना है। बस इतनी देर तो लिखना है आपको। तो यहाँ से आपको 29 मिनट तो लिखना है डेली। 29 मिनट लिखने के बाद अगले जो 30 मिनट है आप उस आंसर को देखिए, उस आंसर को अच्छे से देखिए कि यार इसमें मैंने क्या कमी करी, इसको मैंने कंटेंट क्या नहीं दिया, इसमें कौन कौन सा कंटेंट नहीं है, इसमें क्या क्या होना चाहिए था, मैंने यहाँ पर ये कमी की है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए और आंसर राइटिंग करना चालू करिए। मैं बहुत ज़्यादा इस वीडियो को इलेबोरेट नहीं करूँगा, बस इसका मोटिव ये था इस वीडियो को लाने का कि अभी भी बहुत सारी क्यूरीज आती है, बहुत सारे बच्चे मिलने आते हैं, हम क्या करें, 28 अप्रैल से है हमारा ये वाला प्रीलिम्स नहीं निकला, हमको क्या करना चाहिए। तो अभी बोल रहे हैं समय वेस्ट मत करिए, ज़बरदस्ती का कोई मतलब नहीं निकलना। अभी आप समय वेस्ट कर दोगे और फिर सब चीज़ें ख़राब होने लगती है, एकदम से नोटिफिकेशन आना चालू हो जाएंगे सारी चीज़ें, और फिर आप बोलोगे कि समय नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अभी ये समय है जिसमें आप आंसर राइटिंग कर सकते हो। अपने दिमाग को फालतू जगह ना लगा के ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग पे ध्यान दीजिए। एक तो ये, और ये आपने कर लिया तो मेंस का आपका आधे से ज़्यादा ऐसे ही क्लियर हो जाता है। फिर आपको कंटेंट भर तो पढ़ना है, और कंटेंट भी पढ़ने ही पड़ते हैं। आंसर राइटिंग कर रहे तो आपको खुद पता है कंटेंट नहीं पढ़ा तो मैं कैसे आंसर राइटिंग। अगर तुमने मूड बना लिया कि मुझे एंशिएंट हिस्ट्री खत्म करना है तो पहले तुम एंशिएंट पढ़ोगे तभी तो आंसर राइटिंग करोगे। और जब मैंने तुमको बोल दिया उपनिषद लिखो, उपनिषद के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, अब तुम उपनिषद तो लिख दो, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं लिख पा रहे, फिर तुम पढ़ोगे कैरेक्टरिस्टिक, हुआ इन्हांस, नॉलेज इन्हांस हुआ।
हमने ऐसे पढ़ा षड दर्शन, षड दर्शन पढ़ा, षड दर्शन में 6 कॉन्सेप्ट तो पता है लेकिन उसके अंदर का नहीं पता, तो हमने फिर उसको और पढ़ा, तो फिर हमारा नॉलेज इन्हांस हुआ, अगली बार हमने उस आंसर को और इंप्रूव किया। बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिनेशन पता, उसके अंदर के कंपोनेंट्स नहीं पता, उस आंसर को फिर और इन्हांस किया। तो आंसर राइटिंग करने से आपका नॉलेज ही बढ़ता है, आपका कंटेंट भी इन्हांस होता है, आपकी राइटिंग इन्हांस होती है, बहुत सारी चीज़ें आपकी सुधरती है। और अगर आपको एक अच्छी रैंक सिक्योर करना चाहते हो और अगर आप चाहते हो कि स्ट्रेस फ्री होकर मैं मेंस लिख सकूं मुझे, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप साल भर लिखते रहिए। मेंस सिर्फ और सिर्फ लिखने की एग्ज़ाम है, जैसे प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, तो अभी बहुत क्रूशियल समय है। आप लोग प्लीज़ अभी फरवरी तक ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए अपने लेवल पे, और अगर आपको लगता है प्री भी लेके चलना है तो एक आधी प्री का सब्जेक्ट लेते चलिए, एमपी साथ में चलाते रहो, एनवायरमेंट साथ में चलाते रहो, उसको एक एक दो घंटे साथ में चलाते रहो कि यार 1 यूनिट 2 यूनिट तो हम लोग प्रीलिम्स की ऐसे कर सकते हैं। तो बस यही इतनी सी बात थी, बाकी जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको फ्यूचर में और हम लोग बात करते रहेंगे। और जाते आते ये एक इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए और कि उत्कर्ष का जो गणतंत्र दिवस पर एमपीपीएससी एग्जाम के सभी लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज पर एक सेल लेके आए थे, जिसमें आपको 90% तक सेल थी सभी ऑफलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज पर, जो रिकॉर्डेड कोर्सेज और लाइव कोर्सेज है। तो सभी जो रिकॉर्डेड और लाइव कोर्सेज है उसका आज आखिरी दिन है, मतलब आज ये वीडियो जा रही है तो आज इसका लगभग आखिरी दिन है इस सेल का। तो अगर आप चाहते हो कि हाँ भाई कोई ऑनलाइन कोर्स परचेज करके मुझे करना है या लाइव आंसर राइटिंग करना है, कुछ भी ऐसा जो भी लाइव कोर्सेज आपको करने हैं, तो उसके लिए आज इसका आखिरी दिन है इस सेल का। अगर आप करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो। आप सभी को भविष्य की परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।